हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो पहले बच्चों स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा 25 तक न्यूमेरिकल कर लिए थे हमने। आज न्यूमेरिकल्स को आगे बढ़ाते हैं, 2 4 5 और करते हैं। लगभग चैप्टर खत्म हो जाता है ये, और एक नया चैप्टर भी आज ही शुरू करते हैं, इसी यूनिट का लास्ट चैप्टर भी। पहले 26 क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं। बेटा सामने देखो, मुझे सेविंग फंक्शन गिवन है s is equals to -200 plus 0.25y. The economy is in equilibrium when income is equals to 2000. Calculate investment expenditure at equilibrium level of income, autonomous consumption और investment multiplier. बेटा क्वेश्चन तो खैर बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मुझे सेविंग फंक्शन गिवन है -200 प्लस 0.25y। उसने बोला कि 2000 की इनकम पर ना इक्विलिब्रियम है, और मुझसे पूछता है आई क्या। बेटा इक्विलिब्रियम ना दो ही लेवल पे होता है, वेयर एड इज इक्वल्स टू एस और एस इज इक्वल्स टू आई। मुझसे यही पूछा गया ना, इन्वेस्टमेंट क्या होगी इक्विलिब्रियम इनकम पर। ठीक है ना जी। अगर मैं इक्विलिब्रियम पर एस निकाल दूं तो एस और आई बराबर ही तो है। ठीक है ना जी। तो मैंने बेटा एस कैलकुलेट कर रहा है, मुझे बताया गया कि 2000 की इनकम पर इक्विलिब्रियम है। मैंने इनकम वाई की वैल्यू 2000 पुट कर दी, तो ये फिगर पूरी 500 हो जाएगी। 500 में से 200 चलेगा, यानी कि एस 300। अगर एस 300 तो बेटा आई भी 300। हो गया इन्वेस्टमेंट इक्विलिब्रियम लेवल पर कैलकुलेट। बी पार्ट में मुझसे पूछा गया ऑटोनोमस कंजम्पशन। बेटा ऑटोनोमस कंजम्पशन कैसे निकाल सकते हैं। सेविंग फंक्शन किसके बराबर होता है, -c/1 - by। अगर बेटा मैं इसको कंपेयर कर दूं दोनों को, तो क्लियरली पता लग रहा है कि c/ किसके बराबर है, 200। ठीक है जी। और थर्ड पार्ट मुझसे पूछा गया इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कितना। अगर भैया मैं कंपेयर कर रहा हूं तो मुझे भी पता लग रहा है 1 - b किसके बराबर है, 0.25 के 1 - b एमपीएस है। एमपीएस अगर 0.25 है तो मल्टीप्लायर निकालने में परेशानी क्या है। के का फॉर्मूला है बेटा 1/MPS, यानी कि के मल्टीप्लायर की वैल्यू 4 टाइम्स। ठीक है जी, बोलो ओके। चलो जी आगे बढ़ाते हैं बेटा बात को। 26 क्वेश्चन डन, 27 क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ सेविंग फंक्शन फॉर एन इकोनॉमी इज गिवन एज, ठीक है जी, सेविंग फंक्शन गिवन है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज 100 करोड़, देन डिटरमाइन level of income when saving will become zero, level of income when saving is equals to investment। ठीक है जी। बेटा लेवल ऑफ इनकम एंड सेविंग विल बिकम जीरो, सेविंग को जीरो पुट कर दो। यही पूछा ना, इनकम कितनी इनकम पर सेविंग जीरो होगी। ये 500 उधर चला जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि y की वैल्यू होगी 2500। 2500 की इनकम पर सेविंग जीरो होगी। ठीक है। बी पार्ट ने पूछा सेविंग कम इन्वेस्टमेंट के बराबर होंगी। बेटा अगर मैं सेविंग की वैल्यू 100 ही रख दो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, तो यहां से मैं ये भी कैलकुलेट कर सकता हूं किस इनकम पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर है। ये 500 जाएगा उधर, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि 3000 की इनकम पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर है। सिंपल, दोनों क्वेश्चन आराम से हो गए, कोई दिक्कत तो नहीं। आगे बढ़ जाए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहली ट्राई याद किया, जल्दी से करके दिखाओ, नहीं होगा तो देखते हैं।
पांचों पार्ट। पांचों पार्ट हो गए। कर रहा है रितेश? दिवेश तू भी कर रहा है? हाँ जी सर। पार्थ भाई कर रहे हो गया? करो। कोई दिक्कत आ रही है बताओ। डन। सच ही हो गया? लास्ट पे क्या? पता है ब्रेक इवन पॉइंट की प्रॉपर्टी? यही तो दिक्कत है तुम्हारे साथ, चैप्टर का बेस खराब कर लेते हो। सेविंग फंक्शन निकाला है, ब्रेक इवन पॉइंट की वैसे दो प्रॉपर्टी हो जाती है, y इज इक्वल्स टू सी, s इज इक्वल्स टू जीरो। सेविंग फंक्शन में s को जीरो पुट कर दो, आ जाएगी इनकम। ये लास्ट पार्ट का आंसर। ठीक है जी, बढ़ जाए आगे। सानी हो गया पूरा? नहीं हुआ? हो गया। विधि हो गया? किस पार्ट पे हो? फोर्थ है? अरे पार्ट बताओ, करो जल्दी। रिद्धि आप करो। चलो बाकी अभी थोड़ी देर में करना है ये आप दोनों, मुझे दिखाना जरा करके। बेटा 29th शुरू कर रहा हूं मैं। कहता है इन एन इकोनॉमी द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज 70 करोड़ एंड कंजम्पशन फंक्शन इज c is equals to 60 plus 0.8y. Determine the equilibrium level of income. Find the equilibrium income when planned investment expenditure is increased by 10 crores. Value of multiplier due to increase in investment expenditure. चलो खैर सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। बेटा मुझसे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पूछा गया। इक्विलिब्रियम की कंडीशन वही है, AD इज इक्वल्स टू AS और S इज इक्वल्स टू I। बेटा अगर मुझे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर पता है, मैं ना C फंक्शन से S फंक्शन निकाल लेता हूँ, और ये बहुत बहुत आसान होता है अगर आप कंपैरिजन सोचो तो। C किसके बराबर होता है? C बार प्लस BY, और S किसके बराबर होता है? माइनस सी बार 1 माइनस बी वाई। ठीक है ना? सबसे पहले तो जो मर्जी फिगर दे रखी हो सी बार की माइनस लगा दो, फिर ये जो भी फिगर दे रखी हो 1 में से माइनस कर दो, लो बन गया एस फंक्शन। कितना आसान है। ठीक है जी, एस और आई बराबर होता है इक्विलिब्रियम पर। एस की वैल्यू आई पुट कर दी मैंने,
ये 60 उधर जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। 130 इज इक्वल टू 0.2y, यानी कि y की वैल्यू 650। लो जी, कैलकुलेट हो गया 650। आपको कहता है फाइंड द इक्विलिब्रियम इनकम व्हेन प्लान्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज्ड बाय 10। अगर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर 10 से बढ़ जाए, यानी कि 70 की जगह 80 हो जाए, तो इक्विलिब्रियम पे क्या फर्क पड़ जाएगा? बेटा s की वैल्यू अब 80 पुट कर दो, सब कुछ सेम। 80 इज इक्वल्स टू -60 प्लस 0.2y, ये उधर जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई, यानी कि y की वैल्यू आ जाएगी 700। ठीक है जी। अब वो कहता है मल्टीप्लायर पे क्या फर्क पड़ता है आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ाने से। अच्छा, मल्टीप्लायर किसके बराबर होता है? डेल वाई अपॉन डेल आई। अगर मैंने इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से बढ़ाई सेकंड पार्ट में, तो आपने देखा इनकम टोटल कितने से बढ़ गई? 50 करोड़, है ना? इनकम का इंक्रीज 50 करोड़, इन्वेस्टमेंट का 10 करोड़, के की वैल्यू 5 टाइम्स, खत्म। ठीक है, अब ये ट्राई करना आपकी जिम्मेदारी। 4 पार्ट। ठीक है जी, एक ही बार दिखाऊंगा सॉल्यूशन, करना जरा फिलहाल फटाफट से, जल्दी से करो, स्पीड बढ़ाकर। एमपीएस निकाल लिया, सॉरी एमपीसी निकाल लिया। 0.7, हर जगह पे 0.7 आ रहा होगा, हर लेवल पर। निकाल लिया रितेश तो? नहीं, क्या कर रहा है भाई? ऐसा तो कुछ है ही नहीं उसके अंदर। एमपीसी आ गया? करो, आगे करो, पहले खुद से करो, नहीं होता तो मैं देखता हूँ। क्या कर सकते? हो गया?
जो भी कर रहे हो गलत कर रहे हो विधि। डेल्टा एस का मतलब पता है आपको क्या होता है? क्या मतलब होता है डेल्टा एस का? चैप्टर शुरू नहीं करते घर पे, बिल्कुल ही नहीं पढ़ रहे, जीरो। डेल्टा एस का मतलब होता है चेंज इन सेविंग। क्या चेंज निकाल रहे हो ये आप? पहले लेवल पे भी चेंज निकाल रहे हो, इतनी बेसिक सी बात नहीं पता, 11th क्लास के बच्चे को पता होती है। और क्या कैसे निकाला? सबसे लास्ट देखना आपने, y में से s को माइनस कर दिया, चेंज इन सेविंग आ गया। y माइनस एस कंजम्पशन होता है। क्या बताऊं मैं आपको? 10 नंबर भी नहीं आने ऐसे तो। एमपीसी निकल जाएगा। कैसे निकाला होगा? इनकम दे रखी है, सेविंग दे रखी है, कंजम्पशन निकाल लेते। इनकम या तो कंज्यूम होती है या तो सेव, y माइनस एस करके कंजम्पशन निकाल लेते। कंजम्पशन निकल जाती, चेंज इन कंजम्पशन भी बड़ी आसानी से निकल जाती। क्या करना था? करंट लेवल माइनस प्रीवियस लेवल, करंट माइनस प्रीवियस, सेम इनकम निकालनी है, करंट माइनस प्रीवियस। डेल्टा सी आ गया, डेल्टा वाई आ गया, एमपीसी आ गया। 0.7 0.7 0.7 है हर लेवल पे। ठीक है। अब दूसरे पार्ट में पूछा क्या मुझसे, अगर इन्वेस्टमेंट 120 है तो इक्विलिब्रियम क्या? भैया इक्विलिब्रियम पे एस और आई बराबर होता है, ये एस दिया तो भाई 120, अगर आई आप बता रहे हो 120 है, तो भैया इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम क्या है? 800 ही तो हुई, जहां एस और आई बराबर हो जाए। थर्ड बात, कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन निकाल लो, ऑटोनोमस कंजम्पशन 120 एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, जितनी भी डिस सेविंग्स होती है सब ऑटोनोमस कंजम्पशन होती है। ठीक है जी, प्लस बी वाई, बी का मतलब एमपीसी है, वो फर्स्ट पार्ट में बी निकाला ही हमने। ठीक है। रही सेविंग फंक्शन की बात, इसको नेगेटिव ही तो करना है, इसको वन में से माइनस करके लिखना है। लो हो गया सेविंग फंक्शन खत्म। अब पूछा ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम, अब दोनों तरीके हैं। ब्रेक इवन में y इज इक्वल टू सी, s इज इक्वल टू जीरो। चाहे तो इसकी वैल्यू y रख दो c की, चाहे s की वैल्यू जीरो रख दो, दोनों से निकाल के देख लो, चाहे आंसर सेम ही आएगा। मैंने s की जीरो रख दी वैल्यू, 120 उधर जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, 0.30 डिवाइड में आएगा 400 की इनकम। क्या ही था, पता नहीं क्या करते रहते हैं। ठीक है। 4 या 5 इलस्ट्रेशन रहते हैं बेटा, मतलब एग्जाम्पल रहते हैं, वो होमवर्क है, कर लेंगे उसकी प्रॉब्लम। कल उस दिन भी मैंने 5 दिए थे, 21 से 25। मैं अपना कर्म पूरा कर रहा हूँ भैया, मैथ्स पढ़ा देता हूँ यहाँ पर, अगर 2-4 क्वेश्चन होमवर्क दे भी दिए तो कोई आफत नहीं आ गई। ठीक है ना जी? मुझे नहीं पता आप क्या कर रहे हो, पर भैया नाश हो जाएगा अगर नहीं पढ़ोगे तो। बोर्ड के पेपर खराब हो जाएंगे, इससे बड़ी वार्निंग कुछ नहीं है। नहीं पढ़ना तो भैया देखो, 12th क्लास के बच्चे को अपने आप अपना अच्छा पता बुरा पता, वो आप देखो फिर क्या करना है आपको। चलो जी बेटा, मैं नेक्स्ट और इस यूनिट का लास्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। ठीक है जी, चर्चा पहले एक्सेस डिमांड से शुरू करेंगे और फिर डेफिशिएंट डिमांड पर शिफ्ट करेंगे। ठीक है। आज काफी पोर्शन में इस चैप्टर का खत्म कर दूंगा, सिर्फ इक्का दुक्का बात छोड़कर जाऊंगा। कल के 15-20 मिनट की बात होगी और कल पास्ट ईयर क्वेश्चन स्टार्ट इस यूनिट के, पूरी यूनिट के पास्ट ईयर क्वेश्चन नहीं कराए, अब सब इकट्ठा आएगा बेटा। ठीक है जी बाबू। लास्ट लेक्चर में ना हमने एक टॉपिक पढ़ा था, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ लगभग वही सी बात है। याद है मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि इकोनॉमी में 100 लोग हैं, मैक्सिमम 10 यूनिट बना सकते हैं, कुछ याद है वो एग्जांपल? कुछ याद है? मान लो बेटा इकोनॉमी में 100 लोग हैं और एक बंदा मैक्सिमम 10 यूनिट बना सकता है, यानी कि मैक्सिमम सप्लाई करनी हो तो कितनी सप्लाई की जा सकती है? 1000 यूनिट। ठीक है जी, 1000 यूनिट। अब मैं यही एग्जांपल कंटिन्यू करूंगा, पहले कुछ लिख देता हूँ और यहाँ पे चर्चा करूंगा। मैंने उस दिन फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम और ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम ऐसे ही स्टार्ट किया था। ठीक है जी, एक्सेस डिमांड की बात करते हैं। इट रेफर्स टू द सिचुएशन
लो जी सामने देखना, एक्सेस डिमांड में हमने लिखा इट रेफर्स टू द सिचुएशन वेयर एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन द प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। बेटा ये है प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड, और ये वही पॉइंट है बेटा जहां पर सब लोगों को नौकरी मिल जाती है। मैंने एग्जांपल लिया कि बेटा 100 लोग हैं, एक आदमी मैक्सिमम 10 यूनिट बना सकता है, और मैं कह रहा हूँ कंज्यूमर भी, एक हमें लग रहा था कंज्यूमर भी एक्सपेक्टेड टू बाय 1000 यूनिट है। अगर ऐसा ही होता, एक्चुअल डिमांड भी उतनी ही आ जाती, तो बेटा ये वही पॉइंट होता है ना जहाँ फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम भी हो जाता और एडी और एस बराबर भी हो जाता। इक्विलिब्रियम तो है ही है, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम भी हो जाता। लेकिन ये कह रहा है ये सिचुएशन क्या होती है एक्सेस डिमांड की, जहां एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड से ज्यादा आ जाए। मेरी एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड कुछ ज्यादा आई, ठीक है जी, कुछ ज्यादा आई तो मैंने शिफ्ट कर दिया इसको। इसने जहां इंटरसेक्शन किया एएस को, वहां मुझे मिलेगा नया इक्विलिब्रियम पॉइंट E1, ठीक है जी। इसी लाइन पर मैंने एक पॉइंट लिया ए, ये जो ए ही है ना बेटा, ये कुछ और नहीं, यही सिचुएशन एक्सेस डिमांड की इंडिकेट करता है, और ए ही को ही हम प्यार से कहते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द टर्म इन्फ्लेशनरी गैप एंड द एक्सेस डिमांड। पेपर पूछे इन्फ्लेशनरी गैप क्या है तो मैं बता देता हूं मैं क्या लिखूंगा, इट इज द गैप एट विच actual aggregate demand is more than the planned aggregate demand required to establish full employment equilibrium। यानी कि बेटा क्या अंतर है इन दोनों के डेफिनेशन में, कुछ भी नहीं। एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेशनरी गैप दोनों की डेफिनेशन कट कॉपी पेस्ट सेम, ठीक है ना जी। ये थी प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड, ये है एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड, इसको हम डिनोट करते हैं AD1 से। ये जो AD1 और AD ने गैप क्रिएट किया, यही इन्फ्लेशनरी गैप है, यही एक्सेस डिमांड है, ठीक है जी। समझ में आती है बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, बढ़ जाए आगे। बेटा क्या कारण रहते हैं एक्सेस डिमांड या इन्फ्लेशनरी गैप के, बेटा कारण बता देता हूं, डायग्राम से कोई लिंक नहीं है कारण का। एक्सेस डिमांड हो या इन्फ्लेशनरी गैप, इन्फ्लेशन आने की सिर्फ एक वजह होती है। मैं कहता हूं मैं 7-8 वजह लिखूंगा, घूम फिर के सब में पीछे एक ही वजह दिखाई देगी आपको। जब भी इकोनॉमी में आप मनी सप्लाई बढ़ाते हो ना अंधाधुन, लोगों के हाथ में अंधाधुन पैसा आता है, तो बेटा हमेशा इन्फ्लेशन आता है। यही एक वजह है, जितनी मजे वजह ढूंढ लो, बीकॉम में चले जाओगे तो 14 वजह लिख के आ जाएंगी, आज 7-8 है, ठीक है जी। और घूम फिर के पीछे सब में एक ही बात छुपी होगी कि इकोनॉमी में पैसा ज्यादा था तभी इन्फ्लेशन है। और मैं दिखा भी देता हूँ, खैर प्रूव करता हूँ अपनी इस बात को। सबसे पहले बेटा इंक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, सबसे पहला कारण इंक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। बेटा पहले इकोनॉमी की प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम समझ लो 60% थी, लोग जितना कमाते थे उसका 60% खर्चते थे, ठीक है जी। अब बेटा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बढ़ती जा रही है, स्पेशली जेन जी की, ठीक है ना जी, आपकी जनरेशन, ठीक है जी। मान लो अब जितना कमाते हैं ये 90% खर्चने लगते हैं, इकोनॉमी की प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बढ़ गई है। अब आपको नहीं लगता बेटा अगर इतना खर्चोगे तो एक्सेस डिमांड ही तो होगी। पहले अगर 100 रुपए कमाते थे तो 60 ही तो खर्चते थे, 40 जोड़ लेते थे। और बेटा अगर आज 100 कमाते हो अब कितना खर्च रहे हो, 90 रुपए खर्च रहे हो। आपको नहीं लग रहा बेटा एक्सेस डिमांड है, पहले मैं 60 की डिमांड करता था अब 90 की कर रहा हूँ, करूंगा भैया अगर 90 की डिमांड, एक्सेस डिमांड नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, सिंपल है बात। सेकेंड हेडिंग इज रिडक्शन इन द टैक्सेस या रिडक्शन इन द टैक्स रेट। बेटा अगर सरकार ने टैक्स रेट गिरा दिया है पहले के कंपैरिजन में, लोगों के हाथ में बेटा ज्यादा इनकम आएगी, और ज्यादा आएगी तो ज्यादा ही डिमांड करेंगे। पहले भैया मान लो टैक्स रेट 30 था, ठीक है जी, तो 100 अगर कमाता था कोई 30 टैक्स में चला जाता था, 70 रुपए की डिमांड करता था। अब सरकार ने टैक्स रेट रिड्यूस करके 20 कर दिया। अगर बाबू अब 100 कमाओगे 20 टैक्स में जाएगा, 80 की डिमांड करोगे, कहाँ पहले 70 की डिमांड करते थे अब 80 की होगी डिमांड, एक्सेस होगी ज्यादा डिमांड। दोनों बातें समझ में, सिंपल। तीसरी बात, तीसरी चौथी पांचवी एक लॉजिक पर है, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, डेफिसिट फाइनेंसिंग, डेफिसिट फाइनेंसिंग
और इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। उत्तर तीनों एक जैसी बात। देखो हमारी इकोनॉमिक्स प्रिंसिपल पे काम करती है, जो चीज एक इंसान के लिए खर्चा है वो दूसरे के लिए इनकम है ना। बात कर चुके हैं हम इस बात की। बेटा अगर सरकार अपने खर्चे बढ़ा ले तो क्या होगा बाबू, अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी तो कहीं ना कहीं बेटा इकोनॉमी में बैठा हुआ कोई तो इंसान होगा जो उससे इनकम को रिसीव करेगा। सरकार का खर्चा किसी की तो इनकम होगी। अगर इकोनॉमी में बेटा गवर्नमेंट के खर्चे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं किसी की इनकम बढ़ेगी, और अगर इनकम बढ़ रही है इकोनॉमी में कहीं ना कहीं बेटा एक्सेस डिमांड होगी होगी। सेम लॉजिक पे ये, सेम लॉजिक पे ये। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, बेटा आज कोई फर्म इन्वेस्टमेंट कर दे, ठीक है जी, या आज सरकार देश को एक हाईवे दे दे, एक बुलेट ट्रेन दे दे, एक मेट्रो दे दे, ये सब हमारे देश के लिए इन्वेस्टमेंट है। बेटा आपको तो लगेगा आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, पर इकोनॉमी का प्रिंसिपल है आपने खर्चा भैया, किसी को तो इनकम मिलेगी, किसी के हाथ में तो पैसे जाएंगे, जिसके हाथ में पैसे जाएंगे भैया वो कहीं ना कहीं एक्सेस डिमांड करेगा करेगा। सेम लॉजिक, दोनों बातें से। तीसरी बात डेफिसिट फाइनेंसिंग। क्या होता है डेफिसिट फाइनेंसिंग? बेटा एडिशनल करेंसी प्रिंट करके खर्चा करना। कई बार गवर्नमेंट के पास खर्चने के लिए भी पैसे नहीं होते, वो आरबीआई को डायरेक्शन देती है एडिशनल करेंसी प्रिंट कर दो जी। बेटा आरबीआई ने एडिशनल करेंसी प्रिंट कर दी और आपने क्या करा, उस एडिशनल करेंसी से खर्चा कर दिया। अगर भैया आप इकोनॉमी में पैसा खर्चोगे प्रिंट करा करा के करेंसी, तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी इकोनॉमी में, और मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, लोगों के हाथ में पैसा आ ही जाएगा फालतू, तो बेटा कहीं ना कहीं वो एक्सेस डिमांड करेंगे करेंगे। ठीक है जी, पांचों बातें डन, पांचों कारण समझ आए। आगे बढ़ जाते हैं बेटा। सिक्स्थ कारण यहीं पर लिख देता हूं, फॉल इन इंपोर्ट्स, फॉल इन इंपोर्ट्स। सेवेंथ वन, राइज इन एक्सपोर्ट्स, राइज इन एक्सपोर्ट्स। बेटा फॉल इन इंपोर्ट्स मतलब कोई चीज पहले आप इंपोर्ट करते थे, मान लो इंडियन इकोनॉमी में डिमांड थी उस चीज की 80, ठीक है, पहले आप क्या किया करते थे बेटा, इंपोर्ट किया करते थे 30, आपके इन हाउस बनती थी वो 50। इंडिया में बनती थी 50 तो इंडिया से खरीदते थे 50, बाहर से इंपोर्ट करते थे 30। बेटा ये प्रोडक्ट ना फॉरेन मार्केट में महंगा हो गया, अब वहां से इंपोर्ट हो नहीं पा रहा या कम हो पा रहा है, अब आप इंपोर्ट कर रहे हो 10 और डोमेस्टिक डिमांड, डोमेस्टिक इकोनॉमी में प्रेशर डाल रहे हो 70 का। बेटा पहले डोमेस्टिक डिमांड कितनी थी, 50 थी, अब आपने इकोनॉमी में डिमांड कितनी कर दी, बढ़ाकर 70 करने लग गए, दिख नहीं रहा एक्सेस है। इंपोर्ट कम करोगे तो यही तो सिचुएशन अराइज होगी। सेम बात राइज इन एक्सपोर्ट। बाबू पहले कोई चीज आप बनाते थे 100 यूनिट, इंडियन इकोनॉमी में बेचते थे 30 और एक्सपोर्ट किया करते थे बेटा 70, ठीक है जी, क्योंकि आप ये चीज दुनिया में सबसे सस्ती बना रहे हो तो बेटा आपके पास एक्सपोर्ट ऑर्डर आने लगे और आपने एक्सपोर्ट ऑर्डर पकड़ लिए। बेटा अब आपने एक्सपोर्ट ऑर्डर 90 का पकड़ लिया, अभी भी बनी इंडियन इकोनॉमी में कितनी, 100। अगर भैया पहले 70 एक्सपोर्ट करता था 90 एक्सपोर्ट कर दूंगा तो इंडिया के लिए कितनी बची, सिर्फ 10। डिमांड कितनी है 30 की, बची कितनी 10, दिख नहीं रहा एक्सेस डिमांड आपके चक्कर में ही क्रिएट हुई है क्योंकि आपने फालतू एक्सपोर्ट कर दी। क्लियर है बात, समझ में आती है, सारी बातें समझ आई, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। इम्पैक्ट बेटा एक्सेस डिमांड के इम्पैक्ट क्या पड़ेंगे, देखो तीन चीजों पर इम्पैक्ट आ सकता है पॉसिबली, ठीक है ना जी, मैं तीनों की बात लिख रहा हूं। इफेक्ट ऑन आउटपुट, इफेक्ट ऑन आउटपुट, इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, इफेक्ट ऑन आउटपुट, इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, इफेक्ट ऑन प्राइस, इफेक्ट ऑन प्राइस। बाकी किसी का तो पता नहीं, अगर डिमांड फालतू आएगी भैया तो प्राइस तो बढ़ेगा बढ़ेगा, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। आप बताएंगे बेटा बाकी दोनों इम्पैक्ट, मैं तो कुछ बता नहीं रहा। क्या होगा प्रोडक्शन का, क्या होगा प्रोडक्शन का, क्या होगा नौकरियों का। बेटा ज्यादातर बच्चे पेपर में लिख के आ जाते हैं बढ़ेगी बढ़ेगी, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। क्यों बेटा, मैंने उस दिन भी बोला था ओवरफुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के बारे में, आज भी बोल रहा हूँ भैया। ओवरफुल एम्प्लॉयमेंट ऐसी ना इकोनॉमी में कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, सिर्फ हाइपोथेटिकल बात है। प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सप्लाई 1000 यूनिट, 100 लोग हैं मैक्सिमम काम ले रहे हैं, एक से 10 बना रहे हैं, 1000 यूनिट बना पा रहे हैं, ठीक है जी, डिमांड 1200 की आई,
मीट आउट कर सकता हूँ किसी भी तरीके से? कोई है आदमी जिसको नौकरी दे दोगे? पहले ही ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे खड़े हुए हो, डिमांड ज्यादा आ गई, भैया ना तो नौकरी बढ़ सकती है, अगर नौकरी नहीं बढ़ सकती तो प्रोडक्शन भी नहीं बढ़ सकता। क्लियर है ना बेटा बात? समझ आती है बात? बेटा अब सेम टॉपिक है, इससे बिल्कुल रिलेटेड, बिल्कुल एक जैसा, डेफिशिएंट डिमांड। ठीक है जी, डेफिशिएंट डिमांड क्या होता है? एग्रीगेट सप्लाई वही 45 डिग्री का एंगल क्रिएट करता हुआ, एडी वही पहले वाई एक्सिस से स्टार्ट होगा, कहीं इंटरसेक्शन करेगा और फिर एएस से कम हो जाएगा। ठीक है जी, ये जो ई पॉइंट है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, सबको नौकरियां भी मिल जाएंगी और इक्विलिब्रियम भी अचीव हो जाएगा। लेकिन डेफिशिएंट डिमांड क्या होती है? इस बार एक्चुअल डिमांड कुछ कम आई, इसने जहां एएस को इंटरसेक्शन किया वहां मुझे एक पॉइंट मिला E1, और ये जो AE है ये कुछ और नहीं, इस बार डिफ्लेशनरी गैप। ठीक है जी, डेफिनेशन कैसे लिखोगे? इट रेफर्स टू द सिचुएशन वेयर एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड फॉल्स शॉर्ट ऑफ planned aggregate demand required to establish full employment equilibrium। ठीक है जी, डिफ्लेशनरी गैप की डेफिनेशन आ गई। तो बेटा जैसे एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेशनरी गैप में कोई फर्क नहीं है, वैसे ही बेटा डेफिशिएंट डिमांड और डिफ्लेशनरी गैप में कोई फर्क नहीं है, सेम डेफिनेशन। डेफिशिएंट डिमांड या डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है बेटा? डिफ्लेशनरी गैप इज द गैप एट विच एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड falls short of planned aggregate demand required to establish full employment equilibrium। सेम डेफिनेशन वर्ड बाय वर्ड से। ठीक है जी, अब बेटा पेपर में आ गए, इसके कारण क्या फर्क पड़ता है, इस सबका उल्टा करते जाओ। डिक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इंक्रीज इन द टैक्स रेट, डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। डेफिसिट फाइनेंसिंग का कोई अपोजिट नहीं होता, ये नहीं लिखोगे। डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज इन इंपोर्ट्स, राइज इन एक्सपोर्ट्स, सॉरी फॉल्स इन एक्सपोर्ट्स। सबका उल्टा कर दिया मैंने, 6 कारण बन गए। ठीक है जी, रही बात बेटा इंपैक्ट की, अगर बेटा मार्केट में सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, आपको भी पता है क्या सिचुएशन होगी। भैया अगर सप्लाई ज्यादा है, मान लो आप तो सप्लाई करना चाहते हो, प्रोड्यूसर सप्लाई करना चाहते हैं 1000 यूनिट, लेकिन मार्केट में डिमांड आ रही है 800 की, क्या होगा? अनइंटेंडेड इन्वेंटरी बढ़ जाएंगी, 200 यूनिट बेफालतू में आपके पास बच गई, स्टॉक बच गया। अगले साल क्या सोचोगे? सोच कैसे बदल जाती है? आपने सोचा भाई पिछली बार 800 ही बिकी है, मैंने 1000 सोची थी, इस बार भी 900 से ज्यादा कुछ लग नहीं रहा मुझे, 200 मेरे पे पहले भी पड़ी है, तो मैं कितनी बनाऊं? 700 ही बनाऊं। अब भैया दिख रहा है आउटपुट कम करना चाह रहे हो, कहाँ पिछली बार 1000 की सोची थी, इस बार 900 की सोच रहे हो, 900 में से भी 200 पड़ा है, तो बनाओगे तो कम ही, 700 ही बनाओगे। प्रोडक्शन कहाँ 1000 से 700 आ गया, गिर गया, नौकरियां भी खा जाओगे। भैया प्रोडक्शन अगर 1000 किया है, ज्यादा स्टाफ के साथ किया होगा, आप 700 कर रहे हैं, स्टाफ तो गिराओगे। ठीक है जी, और बेटा अल्टीमेटली और कुछ भी नहीं हुआ तो प्राइस तो गिरेगा ही गिरेगा, तीनों चीजें गिर जाएंगी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? कट कॉपी पेस्ट तीनों सेम थे टॉपिक। एक और टॉपिक बचता है, वो भी सिमिलर है, मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस डिमांड, मेजर्स टू करेक्ट डेफिशिएंट डिमांड। कल आएंगे मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस डिमांड पढ़ेंगे, डेफिशिएंट डिमांड का कट कॉपी पेस्ट सेम। और ये टॉपिक यहाँ पर कराने की वजह क्या है ये भी समझ लो। बेटा अगली यूनिट स्टार्ट करेंगे मनी एंड बैंकिंग। ठीक है जी, ये टॉपिक मैं इसलिए यहाँ पर करा रहा हूँ कि मनी एंड बैंकिंग में जब हम सेंट्रल बैंक के फंक्शन पढ़ेंगे और जो कल टॉपिक पढ़ेंगे वो काफी हद तक सिमिलर होगा। ठीक है, रख आज के लिए इतना ही रहे हैं, बाय बाय।